हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT अड्डा 24/7। मैं हूं आपका मेंटोर अप्रतिम तिवारी एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप बिजनेस स्टडीज़, जो कि आपके कॉमर्स डोमेन का CUT में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही हाई वैल्यू और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप कैसे एक परफेक्ट स्कोर लेकर के आ सकते हैं। उसमें परफेक्ट स्कोर का क्या मतलब है? 200। तो आप सबको पता होगा कि हमारा बिजनेस स्टडीज़ का एग्जाम 200 मार्क्स का होता है एंड मैं पर्सनली कैसे इस सब्जेक्ट में 200 और 200 लेकर के आया था, ये मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। एंड तक देखिएगा, आप पक्का बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस की एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। आपको पता है आपको सिर्फ MCQ एग्जाम्स में आएंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपको MCQs को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एंड देन आपको आपके एग्जाम पैटर्न के बाद आपको सिलेबस का भी एक आइडिया होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कवर नहीं करने हैं, कौन से टॉपिक से कितनी वेटेज है। ये भी एक पार्ट है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस का, कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। एनालाइज करना आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी हम समझते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न में MCQs हैं जैसे, तो आपके एग्ज़ाम पैटर्न में और क्या क्या चीज़ें, आपका एग्ज़ाम कितने टाइम का होता है, आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपको कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो आपको पता है आपको 40 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है इन टोटल। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आप 10 क्वेश्चंस की चॉइस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये चीज़ आप कैसे सीखेंगे, इस वीडियो के थ्रू हम ये सब बात करने वाले हैं। सबसे पहले एंड फॉरमोस्ट, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हर एक बच्चे को, कि सर हम कौन सी बुक पढ़ें, हम कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें। ऐसी कोई बुक बता दीजिए, बस एक बुक बता दीजिए जिससे हम पढ़ करके सब सीख जाएं। एक बुक NCERT के लिए जो कि मैं आपको बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा, दैट आर दी NCERT टेक्स्ट बुक, जो कि मैं डे 1 से आपको रिकमेंड करता आ रहा हूँ। Everywhere I've met anyone, I've always recommended them NCERT textbook for business studies। इसको आपको कैसे पढ़ना है? अब कहते हैं कि सर हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है तो हम कैसे पढ़ें। थिंग इज थरो अंडरस्टैंडिंग। आपको हर एक चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। When you understand things, you understand better, you learn them better. Learning is all about understanding. तो आप थरो अंडरस्टैंडिंग लीजिए और एक्सटेंसिव नोट टेकिंग। नोट टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या बुक खोल के बैठ जाते हैं, बस वी टेक इट एज अ बर्डन, बट इंस्टेड इफ वी एंजॉय इट, हम इंपॉर्टेंट लाइन हमने पढ़ी एंड वी नोट दैट थिंग कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है CUT में, सो वील टेक नोट ऑफ दिस थिंग। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है तो वील टेक नोट ऑफ दिस। हम पेन नहीं चलाना चाहते, हमको लगता है CUT तो MCQ एग्जाम में आंसर तो लिखने नहीं है, तो हम लिख के प्रैक्टिस क्यों करें। बट नो, अगर आप लिखोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, जब आप नोट टेकिंग करोगे तो आपको एट द एंड, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, जब आपको रिवीजन का टाइम आएगा, तब बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प होने वाली है। क्योंकि जब आप एंड में अपने नोट्स को पढ़ोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका रिवीजन बहुत ही क्विक वे में हो पाएगा, क्योंकि आपने खुद लिखे हैं वो नोट्स, ठीक है। एंड थर्डली, कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है नेमोनिक्स बनाने आने चाहिए। कॉन्सेप्ट मैपिंग का मतलब है नेमोनिक्स। बहुत सारे आपको ऐसे चीट शीट्स मिल जाएंगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं कुछ ना कुछ। तो आपको नेमोनिक्स बना करके पढ़ने की भी हेल्प करेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको ऐसी हैं जो आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। याद रखने के लिए, टू मेक इट मोर फन, वी ब्रेक इट डाउन इनटू नेमोनिक्स, जिससे आपको चीज़ें आसानी से याद होती है। एंड आई यूज दिस इवन टू दिस डे इन माई कॉलेज स्टडीज़, जो कि हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। आई यूज़ अ लॉट ऑफ नेमोनिक्स टू लर्न एंड मेमोराइज थिंग्स, सो दैट इज़ द वे आई गो फॉर इट एज वेल। नेक्स्ट, आपके पास एक टाइम मैनेजमेंट एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज आपकी बहुत ही इफेक्टिव होनी चाहिए। आपकी जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो ना, वो टारगेटेड होनी चाहिए। एंड आपका एक स्टडी शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ, मुझे इस दिन इस घंटे इस सब्जेक्ट में मैं इतना वीक हूँ। इससे आप अगर बिजनेस स्टडीज़ में अच्छे हो तो आप अपने बाकी टाइम अपनी स्ट्रेंथ पे को बैक करते हुए आप बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हो। बट अगर आप वीक हो, देन यू विल हैव टू डेडिकेट मोर टाइम टू यू शेड्यूल योर टाइम टुवर्ड्स बिजनेस स्टडीज। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता होनी चाहिए, आपको अपनी स्वॉट एनालिसिस करनी होगी, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ओके, सो टारगेटेड प्रैक्टिस, स्टडी शेड्यूलिंग। टारगेटेड प्रैक्टिस का क्या मतलब है? आप क्वेश्चंस कर रहे हो, आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, बट आपको कोई टारगेट नहीं है कि मुझे इतने सही करने हैं या मुझे इतने टाइम में करने हैं, ठीक है। हमारे पास दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जिनके क्वेश्चंस टाइम पे नहीं बन रहे, एक होते हैं जिनके गलत हो रहे हैं, या दोनों, ठीक है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो वी हैव टू टारगेट आवर प्रैक्टिस कि हाँ, मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स चेक करे, एक मॉक प्रैक्टिस करा हमने, एंड देन हमने देखा कि ये प्रॉब्लम्स हो रही है इन टॉपिक्स में। मैं वापस गया, मैंने NCERT की टेक्स्ट बुक खोली या कोई भी टेक्स्ट बुक खोली जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैंने रिवाइज करना स्टार्ट करा,
मैंने देखा कि हाँ यहाँ मैंने गलती करी है, आई क्लोज द बुक, गो अहेड, अटेम्प्ट अनदर मॉक, एंड देन आपको देखना है कि मैं वो गलतियां दोबारा ना करूं. इट्स ऑलवेज अबाउट कि मेक ओरिजिनल मिस्टेक्स. दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कोट सेट बाय अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट कि मेक ओरिजिनल मिस्टेक्स. ओके, सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आप ओरिजिनल मिस्टेक्स करिए, बार बार उन मिस्टेक्स को रिपीट मत करिए. एंड रिवीजन एंड री इन्फोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके पास हार्डली 30 डेज का टाइम भी नहीं बचा है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 डेज का टाइम भी नहीं बचा है आपके पास. तो आपकी जो अब यहाँ से प्रिपरेशन है, आपके पास 30-35 डेज जो भी बचे हुए हैं, आपको उनको बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए अपना रिवीजन आगे बढ़ाना है. क्योंकि आई होप आपका सबका रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी सिलेबस ख़त्म हो चुकी होगी अब तक. इट्स टाइम फॉर रिवाइजिंग. आपने जो नोट्स बनाए आप उससे भी रिवाइज कर सकते हैं. आपके पास कोई और सोर्स है जहाँ से आप रिवाइज करते हैं, करिए, बट इट्स टाइम कि आप रिवीजन भी करते रहिए. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम आगे का पढ़ते जाते हैं एंड देन हम पीछे का भूलते जाते हैं. सो दैट इज़ अ रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पीछे का जो भूल रहे हो उसको भी साथ लेके चलो, राइट. Point number 6 is practicing with mock test and sample papers. Now this comes as a very important part because हम लोग ना, हम पढ़ते ना हैं बट हम mock test करने से घबराते हैं, डरते कि हम गलतियां ना करें. बट अगर आप यहाँ गलती करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप वहाँ गलती करोगे मेन एग्जाम हॉल में तो प्रॉब्लम है. इसीलिए प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मॉक पेपर्स, टाइम्ड प्रैक्टिस. यू नो, एज यू ऑल नो, CUET का एग्जाम होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में होता है. अब वो टाइम फ्रेम आपकी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग होती है. कुछ के लिए 1 आवर होती है, कुछ के लिए 45 मिनट्स होती है. सो आपका जो भी आप सब्जेक्ट ले से, बिजनेस स्टडीज़ के लिए आप प्रैक्टिस करो तो आप टाइमर लगा करके प्रैक्टिस करो कि मुझे ये मॉक पेपर इतने मिनट्स में अटेम्प्ट करना है. ओके, एंड एरर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने गलतियाँ कहाँ करी, कितनी करी, कौन कौन से टॉपिक्स में करी. ठीक है, आपको वो टॉपिक्स में रिपीटेड गलतियाँ हुई है, ये कोई ओरिजिनल मिस्टेक है. ठीक है, ये सब चीज़ें आपको एनालाइज करनी है हर मॉक के बाद एंड फीडबैक देना है खुद को और खुद को गाइड करते रहना है. जो गाइडेंस आप खुद से भी लेनी है और आपको अपने सीनियर्स, अगर आपके साथ है, आपके पास टीचर्स हैं इतने अच्छे, यहाँ पर मैं भी हूँ आपके साथ, आप मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हैं कि भैया मेरे से ये टॉपिक्स में गलती हो रही है, मैं कैसे पढ़ूँ इस टॉपिक्स को. तो मैं बताऊँगा कि आपको NCERT में ये लाइन पढ़नी है या ये पढ़ना है. तो आप आपके पास अगर ऐसी हेल्प अवेलेबल है देन मेक द best possible use of it. Okay, and then the next is confidence building. First of all, confidence एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप CUET में जाते हैं, क्योंकि आप 18-20 लाख बच्चों से compete कर रहे हैं और सब डरे हुए हैं. तो जब आप मॉक पेपर लगाएंगे आप अच्छा स्कोर करेंगे मॉक में, क्योंकि हर कोई, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे भी शुरू मॉक के स्कोर्स वर अराउंड 160 आ रहे हैं, या कभी 182 आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं. ठीक है, या 176 आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं. 200 नहीं आ रहे थे. बट व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, मैं पहले 160 से 176 पे गया, 176 से 182 पे गया, 188, 194 भी मल्टीपल टाइम्स आए मेरे. फिर उसके बाद फाइनली आई स्कोर्ड दैट 200. अब फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा जब मैं एग्जाम हॉल में गया कि आई कैन डू इट. मैंने मॉक में करा हुआ है, मैं यहाँ भी कर सकता हूँ. दैट इज़ हाउ इट गोज. ठीक है, इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. क्योंकि CUET में आप बहुत सारे आंसर्स नहीं लिखने आपको लंबे, आपकी जो एनालिटिकल एंड थिंकिंग स्किल्स है उन्हीं का टेस्ट लिया जाएगा आपसे. दैट इज़ वाई आई हाईली रिकमेंड कि आप केस स्टडीज़ पे फोकस करो, क्योंकि आपके एग्जाम में ना केस स्टडीज़ बहुत सारी आती हैं. आपके पास ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही हैं, बट जहाँ गलतियाँ होती हैं, जहाँ आपको अलग बनना है, जहाँ आपको अपने ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए जो एक छोटी सी फाइन थिन लाइन होती है ना, वो जो आपको पकड़नी है, दैट आर केस स्टडीज़. बिजनेस स्टडीज़ के कंपैरिजन में बात करें तो ज़रूर केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज़ वाई आई हाईली रिकमेंड आप सब केस स्टडीज़ सॉल्व करो. एंड इन कंसेप्ट को आप एक बार देख भी सकते हो. अगर आपको इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप इनको कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो इन रियल लाइफ सिनेरियोज की. कहाँ जैसे आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं हेनरी फेयोल, FW टेलर के, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल के मैनेजमेंट कौन सी कंपनीज में यूज़ हो रहा है, आप गूगल पे जा करके आप AI से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं. आपको अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, तभी ही पढ़ने में मज़ा आएगा, वरना आपको ये हमेशा बोझ लगेगा. इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा जाइए और इसकी कुछ केस स्टडीज़ देखिए और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करिए, और लॉजिकल रीजनिंग के साथ आप पढ़ते रहिए. ओके, इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से स्ट्रैटेजीज फॉर कंसिस्टेंट हाई परफॉर्मेंस. सबसे पहली चीज़ है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होनी चाहिए. मैं आपने आपको जो बुक रिकमेंड करी थी जैसे कि NCERT, उसकी एक थरो रीडिंग, नोट टेकिंग और एक फुल सिलेबस का एक और एग्जाम पैटर्न का एक फुल आइडिया होगा, तो उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कहते हैं. ठीक है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दिन को कैसे शेड्यूल कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आप मॉक पेपर्स भी कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइमर्स लगा करके. दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड ये टिप्स मैंने खुद भी यूज़ करी हुई हैं. एंड फाइनली क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कि आप केस स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करें.
डायरेक्ट क्वेश्चंस तो हर कोई कर लेता है, केस स्टडीज़ में प्रॉब्लम होती है। हालांकि केस स्टडी में बेनिफिट ये है कि आपको आंसर छुपा हुआ ही मिलता है, जस्ट कि आपको अपनी क्रिटिकल स्किल्स पे वर्क करना है। इसीलिए केस स्टडीज़ देखिए और उन कॉन्सेप्ट्स के खूब सारे केसेस पढ़िए। आप इंटरनेट पर जाकर के भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर। तो आप ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट सीख सकते हैं एंड आप ग्रो कर सकते हैं। एंड आप ये टिप्स को फॉलो करिए, टाइम्ड प्रैक्टिस करिए, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करिए और मॉक्स प्रैक्टिस करिए बहुत सारे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपना स्कोर ग्रो करते हुए देखेंगे। आपको हर एक लाइन है, जब आप NCERT की पढ़ेंगे आपको अपने आप से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने पढ़ाई भी करी है, मैंने मेहनत करी है। एंड अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करिए। ऑल द बेस्ट एंड आई वॉन्ट you guys to score a full 200 and I know you guys can. Thank you.